आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। साथ ही आप लोग के मांग पे मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने के बाद आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जिस चैनल पर मैंने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए सारे के सारे मैंने उस पर PDF डाल रखा है। आप लोग अपने नोट्स और अपने रिविजन के लिए उस PDF का हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए CDPO का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा था। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, CDPO का 3 बार सिर्फ एग्जामिनेशन हुआ है। इस बार 4th बार एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले 1998 में हुआ था, 2005 और एक 2018 में, और अभी जो होने वाला है अक्टूबर में 2021 में होगा। तो ये जो सेट प्रैक्टिस है आपको 1998 वाला मैं करवा रही थी, जिसमें 50 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया था। आज मैं 50 से आगे बताऊंगी, यानी 50 क्वेश्चन से आगे बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे वो पहले वाला भी इसका पार्ट जरूर देख लें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का CDPO में देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए CDPO का जो एग्जामिनेशन 1998 में हुआ था उसमें 51 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसके नाम क्या हैं। तो देखिए जो हिमालय पर्वत है उसको समानांतर पेटियों में विभाजित किया गया है। तो आप पढ़े होंगे, जब भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहले वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आता है। तो ये इसका आंसर भी हो जाएगा ए, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय हिमालय पर्वत के समानांतर पेटियों में विभाजित किया गया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 51 क्वेश्चन कि 51 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं 52 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। अभी तो एग्जामिनेशन BPSC का 5 ऑप्शन के साथ लेता है, लेकिन 1998 में जब इसका एग्जामिनेशन हुआ था उस टाइम 4 ऑप्शन हुआ ही करते थे। तो देखिए हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति से संबंधित है, तो देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा आपको 52 का, ये हो जाएगा D, यानी कि नवीन वलयाकृत पर्वत के समूह से मिलकर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। अब आगे देखिए 53 में पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। नर्मदा नदी जो है उसकी प्रवाह निर्धारित की गई है किससे? भ्रंश रेखा के साथ, सतपुड़ा महादेव पर्वत के साथ, या अंश घाटी के क्षेत्र के पास, या विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सही आपका, वो अंश घाटी के क्षेत्र के साथ साथ नर्मदा नदी की प्रवाह निर्धारित की गई है। अब आगे देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? तिलहन के लिए, मक्का के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो भारत में जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए फेमस होती है, यानी कि काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बस इस तरीके से आप याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी है। अब आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सिद्धि जनजाति पाई जाती है। अगर आप जनजाति वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में सिद्धि जनजाति पाई जाती है। अब आप पूछ रहा, देखिए बिहार से क्वेश्चन आएगा। बिहार एक निर्धन राज्य है। बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्यों है? क्योंकि यहाँ संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण है, प्राकृतिक विपदाओं के कारण है, जनसंख्या घनत्व के कारण है, या संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ऑप्शन D होगा। यहाँ संसाधन के अनुचित उपयोग के कारण है। अब आगे देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो मुख्यतः निर्मित किससे होता है? तो आर्सेनिक ग्रेनाइट के द्वारा, डोलोमाइट के द्वारा, एक चूने पत्थर के द्वारा, या बलुआ पत्थर के द्वारा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 57 का ए, आर्सेनिक ग्रेनाइट के द्वारा छोटा नागपुर का पठार को निर्मित हुआ है। अब आगे पूछ रहा है फिर से एक बिहार का क्वेश्चन एक आ गया है। तो बिहार का क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में सार्वजनिक शिक्षित जिला कौन सा है? अगर आप सिंचित वाला वीडियो देखे होंगे बिहार का तो इसमें आपको पता चल गया होगा। तो देखिए इसमें जो है गया, धनबाद, पलामू, हजारीबाग, ये सारे के सारे बिहार का 38 जिला का एक नाम है। तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आंसर हो जाएगा बिहार में सार्वजनिक सिंचित वाला जो जिला है वो 58 का हो जाएगा, पलामू। ये पलामू जो है ये सिंचित वाले जिला है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि गया जिला को छोड़कर अन्य 3 जिले अब झारखंड में चले गए हैं। तो इसीलिए ये पलामू जो है झारखंड में अब चला गया है, जिसकी वजह से अभी ये बिहार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये जो सिंचित वाला जो है ये पलामू होगा। क्यों यहाँ पे अभी झारखंड में क्यों होगा? क्योंकि 1998 के टाइम पे बिहार और झारखंड एक था, लेकिन ये 2000 में टूट चुका, यानी झारखंड अलग हो चुका है बिहार में। तो उस अकॉर्डिंग ये जो होगा ये पलामू होगा।
अब आगे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है बिहार में सोना मिलता है, तो कहाँ मिलता है बिहार में सोना? पलामू के जिला से, सिंहभू के जिला से, गया के जिला से या आरा के जिला से? तो देखिए 59 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अभी सिंहभू, ये सिंहभू झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 1998 का ये CDPO का सेट क्वेश्चन CDPO का एग्जाम हुआ था, तो उसी का ये सेट प्रैक्टिस है। तो उस टाइम देखिए बिहार और झारखंड एक था, जिसके वजह से सिंहभू जिला था, लेकिन अभी ये झारखंड के क्षेत्र में चला गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे तीन से चार क्वेश्चन बिहार से आ चुके हैं। 60 में भी देखिए बिहार से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है? तो यानी कि बिहार में धनबाद जिले की मुख्य विशेषता क्या है? जनसंख्या के आवर्जन है, या जनसंख्या के परिवर्जन है, या संवैधानिक नगरीय जनसंख्या है, या न्यूनतम शिक्षा स्तर है? तो देखिए जो 60 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सब ये जो हो जाएगा जनसंख्या का आवर्जन है। और ये जो धनबाद जिला है अब झारखंड राज्य में पड़ता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन 61 में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में कोयला का कुल भंडार बिहार का स्थान कितना नंबर पर है? यानी कि भारत में जो कोयले का भंडार है उनमें से बिहार का स्थान कितना है? तो देखिए जो 61 का आंसर हो जाएगा ये पहला है, यानी कि पहला स्थान है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए बिहार में जो अब कोयला भंडार को है, क्योंकि बिहार के विभाजन के बाद कोयला उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र झारखंड में चला गया है, तो अब ये जो हो जाएगा ये इसके हिसाब से अभी पहला है, यानी कि भारत के कोयला उत्पादन में जो राज्य है वो बिहार वो पहला है। क्यों है? क्योंकि ये पहले झारखंड के साथ हुआ करता था, यानी झारखंड बिहार के साथ था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 62 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ये दक्षिण बिहार में औद्योगिक विकास की मुख्य कारण क्या है? तो दक्षिण विकास में देखिए ये जो औद्योगिक के मुख्य कारण है 62 का, ये ऑप्शन में देखिए ये जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, यानी कि सभी को यहाँ खनिज कोयले के पर्याप्त भंडार है, और सड़क और रेल के उत्तम जाल है, और सस्ता श्रम है। तो इसके लिए उपयुक्त सही, ये तीनों सही हो जाएंगे। अब आगे देखिए इसमें पूछा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा तत्काल परीक्षित पर्यवेक्षण प्राप्त नाम क्या है? तो देखिए ये जो पर्यवेक्षण पात्र हुआ था ये पाकिस्तान के द्वारा तत्कालित में, जिसका 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ये उस समय का करंट अफेयर है, यानी 1998 के टाइम के करंट अफेयर है। तो आप इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर अभी का अभी, जैसे कि बीपीएससी के एग्जाम में कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो करंट अफेयर 1 ईयर्स का पूछा जाता है। जिस ईयर्स में एग्जामिनेशन हो रहा है उस सेट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस सेट के क्वेश्चन पेपर है, ये सेट प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसका मैं CDPO के 1998 में एग्जामिनेशन हुआ था। तो 1998 के अकॉर्डिंग ये जो है करंट अफेयर उस टाइम का है, तो आप इसको ध्यान ना दीजिएगा। अब आगे देखिए उसके बाद अमेरिका द्वारा प्रवेश पात्र तकनीकी नियंत्रण कक्षा में सम्मिलित होने का प्रस्ताव को हाल ही में अस्वीकार करने वाला देश कौन है? तो देखिए ये भी करंट अफेयर, जिसको मैं राउंड कर देती हूँ, वो सारे के सारे करंट अफेयर में है। तो देखिए जो 64 का जो है उस टाइम, यानी 1998 के टाइम पे जो हुआ था, ये अस्वीकार करने वाला जो देश था 64 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि चीन था। अब आगे देखिए 7वां फ्लैकोफोन सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी 7वां फ्लैकोफोन जो सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था? तो देखिए 65 का ए हो जाएगा, हेनोई और वियतनाम में हुआ था। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, 1998 का करंट अफेयर है। अब आगे देखिए उसके बाद यहाँ जो पूछ रहा है ये अभी में भी करंट अफेयर में भी काम आ सकता है आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसे पूछा था नवंबर 1987 में G15 का 7वां शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर के आयोजित हुआ था, इसमें भारत के प्रतिनिधित्व किया था। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि 1997 में जो G15 था, उसमें 7वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो देखिए 66 का आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण कांत जी ने ये जो भारत के प्रतिनिधित्व के द्वारा 1997 में G715 का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें ये प्रतिनिधित्व किए थे। तो ये भी करंट अफेयर है उस टाइम का, क्योंकि 1998 में एग्जामिनेशन हुआ है। तो देखिए ये 1997 से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है उस टाइम भी। ये अब देखिए नेक्स्ट, जुलाई 1998 में आसियान देशों में विदेश मंत्री का सम्मेलन का आयोजित हुआ था। तो देखिए 1998 में एग्जामिनेशन CDPO का हुआ था, फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो उसी टाइम का ये करंट अफेयर है। तो जो 67 का जो आंसर हो जाएगा ए, मनीला में हुआ था। ये सारे के सारे करंट अफेयर जिसको मैं आपको राउंड कर रही हूँ ये उस टाइम यानी 1998 के करंट अफेयर है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे उनका जो नाम था 68 का डी, यानी कि ट्रिग वैली जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। ये आपको वर्तमान में भी काम आ सकता है, इससे वर्तमान में क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब देखिए
अब उसके बाद आ जाएगा बिहार से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। जो स्टूडेंट लगातार मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है। तो 69 का जो हो जाएगा 1916 में ही ये पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर देखिए क्वेश्चन बिहार से आ रहा है कि बिहार में ग्राम पंचायत के अंतिम चुनाव हुआ था, यानी ग्राम पंचायत का जो अंतिम चुनाव हुआ था वो 70 में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, यानी कि 1978 में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव हुआ था। अब आगे देखिए झारखंड के क्षेत्र में स्वशासित प्रदेश का गठन हुआ। तो देखिए झारखंड के क्षेत्र में जो स्वशासित परिषद का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा 71 का वो सी हो जाएगा, यानी 1995 के टाइम पे हुआ था। अब देखिए भारत में 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसे पूछा जा रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ, यानी कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ। तो देखिए इसका आंसर, इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना काल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल, या संतम पंचवर्षीय योजना काल। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल हुआ था। आप मुझे बताइएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कितने से कितने ईयर तक चला था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या कितने हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिहार में अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो 73 का जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए उसमें प्रमंडल के हिसाब से देखिए 13 था, लेकिन अभी जो ये प्रमंडल है 101 हो गया है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें जो प्रमंडलों की जो संख्या है अभी, हेलो दोस्त, देखिए 73 में जो आंसर हो जाएगा आपको उस समय के अकॉर्डिंग बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 था, लेकिन अब इसमें प्रमंडलों की संख्या सिर्फ 9 है। और कौन कौन से है मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर है, यानी कि प्रमंडलों की संख्या टोटल अब बिहार में 9 है, और पहले यानी कि 1998 के टाइम पे इसमें टोटल 13 थे, लेकिन अभी ये वर्तमान में 9 है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1998 का ये सेट प्रैक्टिस है, उस समय कुछ और डाटा होगा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग डाटा होगा। तो जो भी डाटा अभी चेंज हुआ है मैं उसको बताते चलूंगी आप लोग के लिए। अब आगे देखिए बिहार के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित खर्च में कुल राशि थी, यानी बिहार में जो 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसमें जो राशि खर्च हुई थी, प्रस्तावित राशि जो थी 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 13,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि की गई थी। अब आगे देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान के धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में जो धाराओं की कुल संख्या है, आप मुझे बताइए कि कुल संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जो आंसर आपको दिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जब दिखा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये भारतीय संविधान के धाराओं में कुल संख्या कितनी है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो धाराओं की संख्या 395 है, और ये जो 26 नंबर पर 1949 में इनमें कुल जो 35 अनुच्छेद रखे गए थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको आंसर बता दें, लेकिन उसके इस जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होगी। अब आगे देखिए उसमें पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई। दामोदर घाटी निगम स्थापना मैंने बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, आप लोग जरूर देख रहे होंगे। तो देखिए इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 77 का जो आंसर होगा ऑप्शन, ये जो 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1948 में दामोदर घाटी का स्थापना हुआ था। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान जो संशोधन होता है धारा किससे होता है। तो देखिए इसका जो आंसर है 77 का मैं आपको बता देती हूँ। तो 77 को हो जाएगा 68, यानी कि धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान का संशोधन किया जाता है। अब देखिए इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि गोलकानाथ बना पंजाब राज्य में 1967 ईस्वी में निर्णय के पूर्व में दिए गए निर्णयों में यह निधि किया गया कि संशोधन किया जा संविधान को किसी भी भाग को संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के मूल अधिकारों को शामिल किया जा सकता है। इसमें गोलकानाथ मामला जो हुआ था उसमें बोला गया था। गोलकानाथ मामला कब हुआ था, तो 1967 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे पूछा जा रहा है 78 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1998 में जनगणना के अनुसार बिहार का
का जनसंख्या था, तो बिहार की जो जनसंख्या था 1991 के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि 1991 के अकॉर्डिंग, जबकि 2011 के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है बिहार के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 2011 में लास्ट जनगणना हुई है। अब देखिए 1998 के अकॉर्डिंग जो है बिहार में जो जनगणना उस टाइम हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यह लगभग 8.6 करोड़ की आबादी थी। लेकिन अभी 2011 के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे देखिए, देश में खनिज संपदा में बिहार का अंश है, तो बिहार का जो अंश है कितना परसेंट है, तो 36%, 16%, 60%, 40%, तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके मतलब 1998 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग 79 का ऑप्शन 40 हो जाएगा। इस देखिए बिहार में झारखंड को अलग हो जाने के बाद अब बिहार में खनिज संपदा काफ़ी पीछे रह गई, क्योंकि खनिज का जो भंडार है अधिकांश क्षेत्र कहाँ चले गए हैं, तो झारखंड के क्षेत्र में चले गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आपके देखिए बिहार में कुल उपलब्ध भूमि का कितना प्रतिशत खेती में काम आता है, यानी भूमि बिहार में जो कुल भूमि है उसका जो ये जो प्रतिशत है उसके अकॉर्डिंग जो काम करने में यूज होता है वो कितने परसेंट की भूमि है, तो देखिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें जो 80 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और ये देखिए जो बिहार का झारखंड से विभाजन नहीं हुआ था तब की ये डाटा है, अभी के अकॉर्डिंग कितना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये भी मेरे वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग अगर बिहार स्पेशल के वीडियो लगातार जो स्टूडेंट देख रहे होंगे उनको पता चल गया होगा। अब आगे देखिए 81 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, तो देखिए योजना आयोग 1950 में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 81 का जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सरकारी आदेश से हुआ था, सरकारी आदेश से 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। अब देखिए 82 पूछ रहा है कि भारत में सावधानी संख्या में श्रमिक की सक्रिय है, तो देखिए भारत में सावधानी जो संख्या में श्रमिक सक्रिय है, तो देखिए किसके लिए है, चीनी की उद्योग के लिए, सूती वस्त्र के लिए, पटसन के लिए, लौह इस्पात के लिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 82 का बी हो जाएगा, यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। अब आगे देखिए इसमें 83 क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी, तो किसने कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 83 का जो देखिए मैं आपको बता देती हूँ आंसर, इसका 83 का हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल कितने समय का था। अब आगे देखिए उससे पूछा जा रहा है 84 में कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्मित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या निर्मित करता है, तो सभी मूल्यों के करेंसी नोट, 1 रुपये का अतिरिक्त सभी मूल्यों का करेंसी, या फिर 1 रुपये का अतिरिक्त सभी मूल्यों की करेंसी, केवल 10 रुपये के अधिक वाले नोट को करता है। तो देखिए 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य की करेंसी के नोट को ये निर्मित करता है। कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए उसके बाद भारत में औसत जोत का आकार है, औसत जोत का आकार कितना है, तो कितना हेक्टेयर है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 85 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो देखिए अभी के जो अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ 1.55 हेक्टेयर है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत में राजकीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो जब भारत में जो राजकीय आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, विक्रय कर है, उत्पादन शुल्क है, आय कर है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो देखिए 86 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी उत्पाद शुल्क में सबसे ज़्यादा राजकीय आय भारत में आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बिहार में साक्षरता दर है लगभग, तो देखिए बिहार में जो साक्षरता दर है 2001 है उसकी जनगणना के अनुसार जो थी उसमें महिलाओं का जो था 33.57 और पुरुषों का था 47.53% के अकॉर्डिंग था। ये 1998 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा आपका 87 का 3 हो जाएगा, यानी कि 38% है। और अभी कितनी साक्षरता दर है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जनगणना वाला देखे होंगे वीडियो बिहार का, तो आपको पता चल गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना बेहतर उद्योग कौन है, तो जो सबसे पुराना बेहतर उद्योग है ये जो आपका है वो है सूती वस्त्र, यानी कि भारत में सबसे जो पुराना जो उद्योग अगर कोई था तो वो सूती वस्त्र था। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1997 से 2002 तक है 9वीं पंचवर्षीय। जैसे कि यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था, फिर उसके बाद यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था, फिर उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा पंचवर्षीय योजना
योजना तो 5 सालों का रहेगा, तो इसमें जोड़कर आप बना सकते हैं। बस स्टार्टिंग वाला याद कर सकते हैं, और जो गैप हो गया था पंचवर्षीय योजना उसको ध्यान रखिएगा। बस आपका ये समझ में आ जाएगा कि कौन से पंचवर्षीय, कोई भी आपसे पंचवर्षीय योजना पूछ दिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखिए, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। ये आप A.M. खुसरो थे, A.M. खुसरो थे। और अभी जो वित्त आयोग चल रहा है वो कितनावें वित्त आयोग चल रहा है, क्योंकि मैंने वित्त आयोग पर वीडियो बना रखा है, आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर जरूर देखिएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार में शिक्षा के परियोजना के मुख्यतः संबंधित है। तो बिहार में जो शिक्षा का परियोजना है वो मुख्य संबंधित किससे है? तो देखिए, बिहार के शिक्षा परियोजना प्राथमिक शिक्षा से है, प्रौढ़ शिक्षा से है, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कोई ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, यानी कि ए भी है और बी भी है, यानी कि बिहार में शिक्षा परियोजना प्राथमिक शिक्षा भी है और प्रौढ़ शिक्षा परियोजना भी है। अब आगे देखिए, बिहार में चरवाहा विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो देखिए, बिहार में जो चरवाहा विश्वविद्यालय संख्या है ये 92 के अकॉर्डिंग आपको, ये 92 का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा 1998 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग 150 बताया गया है। लेकिन अभी के दौरान सिर्फ आपको एक ही इस चरवाहा विश्वविद्यालय है, सिर्फ एक है। तो आपको मैं बता देती हूँ, बिहार में जो चरवाहा विश्वविद्यालय का खोलने का था ये मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के यादव के टाइम पे हुआ था, 1990 से लेकर 91 तक से हुआ। इसमें एक उद्देश्य रखा गया था कि जो भी भैंस बकरी वगैरह चराने वाले लोग हैं उनको शिक्षा भी मिल सके, इसीलिए उनका एक नारा था कि जो भी भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं वो आके एजुकेशन प्राप्त कर सके। ये इसका उद्देश्य यही खोलने का था, तो आपको इसको ध्यान रखिएगा। तो आप पहले ये 150 था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ एक है। अब आगे देखिए, संख्या के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? अगर बिहार के जनजाति वाला आप देखे होंगे वीडियो तो आपको पता चल गया होगा, जो स्टूडेंट देखे होंगे लगातार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि बिहार में जनजाति का सबसे बड़ा जनजाति कौन है। तो 93 का जो आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता देती हूँ, 93 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 93 का जो आंसर है आपका, ये अधिकांश जो जनजाति पाए जाते हैं ये आपका हो जाएगा उराव। उराव जनजाति जो है ये बिहार के सबसे बड़े जनजाति क्षेत्र में माना जाता है। वैसे संथाल भी है, लेकिन उराव जनजाति अभी ज़्यादा है, अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ऐसे अगर अभी दोनों ऑप्शन में से तो संथाल ही ज़्यादा है, लेकिन जो अभी डाटा कलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग गूगल वगैरह पर मैंने सर्च किया था उसके अकॉर्डिंग उराव जनजाति दिखाया जा रहा था। तो आप मुझे भी इसको कमेंट करके बताइएगा कि सही करेक्ट आंसर इसका क्या है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मुझे भी इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। अब देखिए 94 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के लोभाग में 70% से अधिक भाग घिरा हुआ। तो 70% से अधिक भाग घिरा हुआ आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो क्या घिरा हुआ है? तो देखिए इसमें है जल, यानी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी पर जो 70 भाग जो पाए जाते हैं वो जल ही जल पाए जाते हैं। अब आगे देखिए, इसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है किससे गुजरती है? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 180 पूर्वी देशांतर रेखा के अनुसार ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अब आगे देखिए, पृथ्वी का छत स्थित है। तो पृथ्वी का छत किसे कहा जाता है? तो देखिए 96 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तिब्बत को पठार को पृथ्वी का छत कहा जाता है। अब देखिए 97 पूछा जा रहा है कि 20 नवंबर 1997 में छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या था? यानी कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पता चल रहा है कि 1997 में कोई अमेरिका ने कोई स्पेस शटल छोड़ा था जिसका नाम क्या था? तो देखिए 97 का जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कोलंबिया नाम था इसका, कोलंबिया नाम था। आगे देखिए 98 पूछा जा रहा है 5 अक्टूबर 1997 के निरस्त किए गए भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो देखिए 5 अक्टूबर 1997 के एक भारतीय उपग्रह का निरस्त किया गया था, इसका नाम क्या था? तो 98 का हो जाएगा ये जाएगा इनसेट 2D था, इनसेट 2D। अब देखिए 99 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिसंबर 1997 में 20 की पहली संवर्धित टेलीविजन सेवा आरंभ हुई थी, यानी 1997 में 20 की पहली संवर्धित टेलीविजन सेवा आरंभ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हांगकांग में हुआ था। 20 का सबसे पहली जो संवर्धित था वो टेलीविजन था, हांगकांग में हुआ था। अब आगे देखिए, हाल ही में 1998 ईस्वी में एक भीषण भूकंप में लगभग 4500 व्यक्ति मारे गए थे। तो ये भूकंप 1998 में कहाँ आया था? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आया था अफगानिस्तान के टाइम, अफगानिस्तान में आया था। और बिहार में जो सबसे भारी भूकंप आया था 1934 के टाइम पे आया था, इसको आप ध्यान रखिएगा।
तो देखिए जो 1998 में जो भीषण भूकंप आया था जिसमें 4,500 व्यक्ति मारे गए थे, उसमें अफगानिस्तान में आया था। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ये ऐसे भी जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होते हैं, प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, उससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिया है। अब जो इसका सीडीपीओ का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें 100 से लेकर 150 तक पूरा क्वेश्चन करवा दूंगी। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं इस बुक को आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए इस बुक को मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए रिव्यू कर दिया है। आप लोग इस बुक को रिव्यू में जाकर देख लीजिएगा। बुक रिव्यू में आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको किया है और इसको मैं खुद अपने सेट प्रैक्टिस के लिए सीडीपीओ के सेट प्रैक्टिस से इसी से मैं कर रही हूँ और आप लोग को भी इसी से करवा रही हूँ। तो आज जो मैंने आपको बताया है जो सेट प्रैक्टिस आपको बीपीएससी 1998 का, यानी कि सीडीपीओ का जो बीपीएससी ही एग्जाम लेता है सीडीपीओ का, उसके अकॉर्डिंग ये 1998 में एग्जामिनेशन हुआ था, वही मैंने आपको बताया था। यहाँ आप देख लीजिए। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी चीज़ लिखा हुआ है मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। कि जैसे कि अभी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आया कि उस समय बिहार झारखंड एक था, इसके अनुसार वो क्वेश्चन बिहार में रहा, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग वो झारखंड की ओर चला गया है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से बताया है। और फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इसी का सीडीपीओ का जो आएगा उसमें मैं 101 से लेकर 150 तक के सारे क्वेश्चन मैं उसमें करवा दूंगी आप लोग के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि 1998 में किस तरीके के सीडीपीओ ने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए जोश और नए इसके को आगे वाले क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।